अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में इंतहाई दुख, तकलीफ़ और परेशानी के साथ इस प्रोग्राम का आज फिर हम आगाज़ कर रहे हैं। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब हम ये कह रहे होंगे कि आज पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जो ग्राफ है वो स्टेबल हो गया है, और मैं बहुत यकीन कर सकता हूँ कि एक वक्त हम ये कह रहे होंगे कि ये ग्रेजुअली नीचे जा रहा है, और एक दिन हम ये रिपोर्ट कर रहे होंगे कि आज पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस का एक भी मरीज़ नहीं है। सूरत हाल इस वक्त बड़ी तशवीशनाक बनी हुई है। रोज़ाना की बुनियाद पर जब हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, आपको बताते हैं, तो सूरत हाल दिन ब दिन तशवीशनाक होती जा रही है। 1,62,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और 3,159 अमवात आज तक, जब तक मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये अमवात हो चुकी हैं। 5,235 नए केसेस आए हैं और आज 126 अमवात हुई हैं सिर्फ आज के दिन में। गुज़श्ता रोज़ एक दिन में 133 अमवात रिपोर्ट हुई थी और आज हम ये बता रहे हैं 126 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। अब मजमूई तौर पर कराची सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। 50,000 के करीब अब तादाद वहाँ पहुँच चुकी है। 26 फरवरी को वहाँ पर पहला केस आया था और अब वहाँ पर 50,000 तादाद पहुँच चुकी है। इसी तरह सूबा सिंध की बात करें तो वहाँ कोरोना के मज़ीद 2,286 केसेस रिपोर्ट हुए हैं आज के दिन में। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 48 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। इनमेमें से बताया जा रहा है कि तकरीबन 11,000 के बाद अब सूबे में कोरोना वायरस की मुतासरा की तादाद जो है वो 62,269 हो चुकी है, और 24 घंटों में, जैसे आपको बताया मैंने, 48 मरीज़ों के इंतकाल के बाद मजमूई तादाद जब मैंने आपको बताई है अब सूबे सिंध में ये हो चुकी है, और मैं आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ। बड़ा दिल दुख रहा है, बड़ी बोझल दिल के साथ आपको ये मैं बताता हूँ। और ये कुछ तादाद बताने का मतलब ये है कि ये किस तरह से हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, और इसका मकसद ये है इन सब चीज़ों को बताने का, आदाद शुमार, कि वो सूबे वाले जहाँ जहाँ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो ये समझ लें कि आपके सूबे के अंदर, आपके शहर के अंदर, आपके इलाके के अंदर क्या सूरत हाल है। पंजाब में 1,899 केसेस नए आए हैं। 2,286 केसेस सिंध में। पंजाब में 1,899 नए केसेस आए हैं और 53 अमवात हो चुकी हैं। उधर 48 अमवात सिंध में हुई हैं, यहाँ 53 अमवात हुई हैं, और पंजाब में सबसे ज़्यादा अमवात हो रही हैं और इसका ग्राफ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा इसका ग्राफ बढ़ रहा है। अब जो मजमूई तादाद है वो 60,000 से पंजाब के अंदर तजावुज़ कर चुकी है, और 24 घंटों में 53 अमवात हुई हैं। मैं इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कहीं पैनिक क्रिएट ना हो, एक मजमूई तौर पर एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। इस्लामाबाद में 9,637 हो चुकी है, 94 नए केसेस आ चुके हैं। अमवात जो है वो 94 तक पहुँच चुकी है। 24 घंटों में 395 केसेस नज़र आए हैं। 4 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए इस्लामाबाद सिर्फ में, और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वहाँ भी अब जो सिलेक्टेड लॉकडाउन है वहाँ भी जारी है। पंजाब में सिलेक्टेड लॉकडाउन लगातार जारी है। अभी जो लिस्ट थी उसी के मुताबिक ही लॉकडाउन है, अभी इसको मजीद नहीं बढ़ाया जा रहा है। सिंध में भी आज लॉकडाउन की बाकायदा आगाज़ शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाके अब लॉकडाउन शुरू हो चुके हैं। फैसलाबाद, रावलपिंडी में भी मामला अब आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं, सिलेक्टेड लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। और यही हमारा सवाल है कि वो जो लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, जिनका मतलब अब क्या रिवर्स पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मुकम्मल तौर पर लॉक किए जा रहे हैं, और ऐसे इलाके ऐसा लगता है आधे से ज़्यादा लाहौर इस वक्त बंद है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 569 नए केसेस आए हैं। सूबे में मुतासिरीन की तादाद 20,182 हो चुकी है। 18 अमवात भी वाक़ हुई है, और अब जाबहक मरीज़ों की तादाद सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 773 हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान में 49 नए केसेस आए हैं। 1,164 मजमूई तादाद हो चुकी है, और यहाँ 17 से बढ़कर अब अमवात जो है वो अब 18 हो चुकी है। एक अमवात यहाँ पर आज हुई है। आज़ाद कश्मीर में 24 घंटों में 37 नए केसेस आए हैं। 2 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। तो यूँ मजमूई तौर पर अमवात 13 से बढ़कर 15 हो चुकी है। तो ये मजमूई तौर पर सूरत हाल है, लेकिन इसके साथ साथ 2 बड़े अहम मामलात हैं। वो ये है अब कि डेक्सामेथासोन के बड़े अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आना शुरू हो चुके हैं। म्यू हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि 250 से ज़्यादा मरीज़ जो है वो इससे सेहतयाब हुए हैं। ये स्टीरॉयड मेडिसिन है, खुदारा इसको खुद से यूज़ मत कीजिए। इसकी एक डोजेज होती है, वो डोजेज उस फिजिशियन को पता होती है कि आपका वेट कितना है, आपकी एज कितनी है, और जो आपकी सिम्टम है उसके मुताबिक कितनी इसको देनी है। और हालात ये है कि डेक्सामेथासोन मार्केट में गायब होना भी शुरू हो चुकी है। यंग डॉक्टर्स फिर सरापा एहतजाज है, बार बार अपने मुतालबात कर रहे हैं। अभी हमें कराची में पता चला कि फायरिंग कर दी गई, और यंग डॉक्टर्स को धड़ाधड़ फायर करके उनको ज़ख्मी किया गया। जाँ बहक तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हुए,
इस सारे मामलात के ऊपर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है यंग डॉक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर सलमान हसीब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुख्तलिफ शहरों में भी जा रहे हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा भी आप कर रहे हैं, डॉक्टर्स की यहाँ से आप छुट्टियाँ लेके वहाँ गए हुए हैं और यहाँ भी सर्व कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी गए हैं। क्या ऑब्जर्वेशन अभी तक आई है आपकी? किन किन शहरों से होकर आए हैं, किन किन शहरों में गए हैं, कहाँ कहाँ हॉस्पिटल्स के बारे में क्या क्या रिपोर्टिंग हो रही है, कुछ मुझे बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जीएम भाई, आपने हमेशा हमारी आवाज़ उठाई है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि चूंकि कोरोना के अंदर ड्यूटीज़ का ये रूटीन है कि एक हफ्ते के बाद 2 हफ्ते छुट्टी होती है, तो मैंने एक हफ्ता छुट्टी की ड्यूटी की थी, 2 हफ्ते में अपनी छुट्टी पे था। इसलिए हमने ये एक मुहिम रन कर रहे हैं कि पंजाब में जितने हेल्थ प्रोफेशनल्स, जितने डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स कोरोना का शिकार हुए हैं, बशमूल मेरे, हम सब एक प्लाज्मा डोनेशन की कैंपेन रन कर रहे हैं। वेरी गुड। दूसरा, आपको पता है पंजाब भर में जो हेल्थ प्रोफेशनल्स का मोरल है वो बहुत ज्यादा डाउन था, लोगों में बहुत ज्यादा खौफ था, हरास था, परेशानी थी, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स के पेरेंट्स वफात पा गए हैं। रात में डेरा गाजी खान में था, सिर्फ एक दिन में वहां पे 3 डॉक्टर्स की अमवात हुई हैं और 2 डॉक्टर के वालिदैन जो हैं वो वेंटिलेटर पे थे। आज मैं इधर रहीम यार खां में आया हूँ, 1 डॉक्टर साहब वेंटिलेटर पे हैं और 3 डॉक्टर्स के पेरेंट्स यहाँ पे वेंटिलेटर पे हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि हॉस्पिटल्स के ऊपर आए रोज सिक्योरिटी लैप्सेस के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अस्पतालों पे हमले हो रहे हैं। देखें, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, पूरी कौम को, अस्पतालों को, डॉक्टर्स को और तमाम के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री इस तरह की सूरत हाल का सामना है। हम ये समझते हैं, हम अपना तमाम किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों का मोरल अप करने की कोशिश भी कर रहे हैं, हम प्लाज्मा डोनेशन की कैंपेन भी चला रहे हैं, लेकिन हम मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमें सिक्योरिटी लेजिस्लेशन दी जाए। आपको पता है कि इस वक्त अस्पतालों में बहुत परेशानी का आलम है। कोरोना को लोग हकीकत तस्लीम करने के लिए राजी नहीं है, लोग अस्पतालों के ऊपर हमले कर रहे हैं, आए रोज इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। जो कोरोना का सेंट्रल कमांड ऑफिस है, जिसके वजीर मेरा ख्याल असद उमर साहब हैं, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि फिलफौर पूरे पाकिस्तान में नेशनल जो है हॉस्पिटल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन का ऑर्डिनेंस पास किया जाए। इन्होंने अपने फवायद के लिए आए रोज ऑर्डिनेंस पास किए हैं, तो अब जरूरत है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए सिक्योरिटी का ऑर्डिनेंस पेश किया जाए। और दूसरी तरफ इस वक्त डॉक्टर्स को वेंटिलेटर्स मुहैया नहीं हो पा रहे, डॉक्टर्स की फैमिलीज जो आम लोगों से ज्यादा जिनको खतरात लाहक है कोरोना के, उनको वेंटिलेटर्स मुहैया नहीं की जा रहे। डेरा गाजी खान में, रहीम यार खान में, भावलपुर में, मुल्तान में मैं गया हूँ 4 दिन में, कहीं पे भी डॉक्टर्स के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज या अलग से फैसिलिटीज नहीं है। अगर जंग में बॉर्डर पे आर्मी के लोग लड़ते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि उनके लिए ये CMH जैसे डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, लेकिन जब आप डॉक्टर्स देखते हैं तो डॉक्टर सलमान का केस देख लें, डॉक्टर शहनाज का केस देख लें, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको वेंटिलेटर वक्त के ऊपर नहीं मिला और वो अपनी जान से बाजी हार गए। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि फॉर जिनको आप फ्रंट लाइनर्स कहते हैं, जिनके लिए आप सफेद झंडे लहराते रहे हैं, जिनको आपने पुलिस से सैल्यूट मरवाए हैं, खुदाला उनके लिए कुछ अमली तौर पे किया जाए, उनके लिए स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, उनके लिए सिक्योरिटी लेजिस्लेशन दी जाए। और हुकूमत बार बार देखें, खुद ही ये कहते हैं हमने रिस्क अलाउंस देना है, फिर ये इस तरह के वो क्राइटेरियाज रख देते हैं जो इंतहाई ह्यूमिलेटिंग है। अगर आपने रिस्क अलाउंस देना है तो सबको दें, वरना ना दें। हमें ह्यूमिलेशन ना करें, हमें सपोर्ट करें, हमें डॉक्टर्स के मोरल को बढ़ाएं, नर्सिस, पैरामेडिक्स को सपोर्ट करें। इस जंग में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, हमें आपकी भीख की या जो तरह के आप टाइट किस्म के क्राइटेरिया लगा के रिस्क अलाउंस देना चाह रहे हैं। सलमान, एक और चीज बताएं कि मेडिकेशंस के ऊपर अभी तक क्या यूजेज हो रहा है? एक इंजेक्शन था, बहुत महंगा हो गया था, उसके बाद फिर डेक्सामेथाजोन के ऊपर रिसर्च आई, उसका भी यूजेज अब स्टार्ट हो गया है। अब क्या रिकवरी के चांसेस बेहतर हो रहे हैं? और प्लाज्मा डोनेशन के बाद जो प्लाज्मा इंजेक्शंस हैं, यानी उनको इंजेक्ट करना जो है, उसका प्रोसेस भी चल रहा है साथ साथ में, यानी कि जो इलाज है उसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन दीजिए, किन किन अस्पतालों में कैसे इलाज हो रहा है? मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि प्लाज्मा डोनेशन जो है वो भी ट्रायल के बेसिस में था, लेकिन उसके कुछ फवायद नजर आए थे, लेकिन उसके साथ ही आपने देखा कि लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया, जिसके पेश नजर हमने अपनी कैंपेन रन की और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इफेक्टिवली रन की है। लेकिन दूसरी तरफ जो डेक्सामेथासोन है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से शुरू यूज कर रहे थे और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब बहुत सारी रिसर्चेज में भी उसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन जो आपने इंट्रोडक्शन कराया वो बहुत अच्छा है कि ये एक खतरनाक दवाई है, ये एक हेल्थ हैजार्डस दवाई है, ये स्टीरॉइड है।
जिसके बहुत ज्यादा पोटेंशियल नुकसान आते हैं। अगर लोगों ने अपनी मर्जी आपके तहत इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, डॉक्टरों की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, तो ये आपकी कुव्वत मुदाफ़त को कम करते हैं, आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए खुदा ना खास्ता इसको खुद से यूज ना करना शुरू कर दें, इसको स्टॉक करना ना शुरू कर दें, इसको ब्लैक ना करना शुरू कर दें। ठीक है, अब डॉक्टर्स का मोराल भी जाहिर है, आप लोगों ने कोशिश की है कि अप हो और भी मामलात अप हो, मतलब आपने कोशिश की है कि किसी तरीके से मूव एक चलाई है कि चले प्लाज्मा डोनेशन का मामला स्टार्ट हो। तो उसके लिए तरीकाकार क्या रखा है कि अगर कोई शख्स प्लाज्मा डोनेट करना चाहता है तो वो क्या करे, और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? देखिए, इस वक्त जो हमने देखा रहीम यार खान में, डेरा गाजी खान में, मुल्तान में कोई भी प्लाज्मा देने की स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज मौजूद नहीं नजर आई। ठीक है, उसके लिए हमने लोकल इंतजामिया से भी मुतालबा किया है कि फिल फॉर प्लाज्मा डोनेशन की जो फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है वो दी जाए। ठीक। दूसरी तरफ एक इंजेक्शन जो एक्टरमा कुछ देर पहले टोसिलिजुमैब यूज होता रहा है जी, उसके लिए कुछ बुनियादी टेस्ट है, सीरम फेरेटिन टेस्ट करवाना चाहते हैं, डी डाइमर्स करवाना चाहते हैं। तो अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि लाहौर के बड़े अस्पतालों के साथ साथ जनूबी पंजाब के निश्तर अस्पताल में, शेख ज़ैद रहीम यार खान में, डेरा गाजी खान में कहीं पे भी सीरम फेरेटिन और डी डाइमर टेस्ट नहीं हो रहे। ओह गॉड। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जनूबी पंजाब में तो प्राइवेट लेबोरेटरीज भी नहीं है। आज रहीम यार खान में हमने देखा कि कोरोना का जो बुनियादी टेस्ट है पीसीआर, वो भी यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ये तो बड़ी पॉइंट, ये तो फिर कैसे करवाते हैं वहां पर, कैसे टेस्ट होता है? वो लैब्स इधर आती हैं, लाहौर में आती हैं कहीं, या मुल्तान में जाती हैं? बड़े मखसूस तादाद में सैंपल्स लिए जाते हैं, उनकी रिपोर्ट्स भेज दी जाती हैं। आज मैं एक डॉक्टर साहब के वालिद से मिला हूँ रहीम यार खान में, उनके वालिद साहब को 7 दिन पहले रिपोर्ट भेजी, वो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, जबकि उसके वालिद साहब वेंटिलेटर पे चले गए हैं। अलामतों के ऊपर क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स पे हमने उनको कोरोना बना के दाखिल किया हुआ है, लेकिन 7 दिन से उनकी रिपोर्ट नहीं आई। उसकी पूरी फैमिली की रिपोर्ट से करवाई हुई है, 7 दिन से वो नहीं आई। मखसूस तादाद में सिर्फ बड़ी चंद लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट लिए जाते हैं, वो फिर भावलपुर या लाहौर भेजे जाते हैं। कुछ दिनों से डेरा गाजी खान की जो इन्होंने नई BSL लैब 3 बनाई थी वो भी खराब है, रहीम यार खान की लैब खराब है। जनूबी पंजाब इस वक्त सबसे ज्यादा निशाने पर है, और यहाँ पे इवन जो बेसिक टेस्ट है PCR वो भी नहीं हो रहा। सीरम फेरेटिन, डी डाइमर्स तो पूरे के पूरे जनूबी पंजाब में नहीं हो रहा। लोग यहाँ से कराची भेजते हैं आगा खान लैब में, वहां से रिपोर्ट्स आती हैं। हो नहीं, तो प्राइवेट लैब्स तो कुछ सपोर्टिव होंगी ना वहां पर, तो उसका भी खर्चा खुद उस गरीब मरीज को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन ये प्राइवेट लैब तो फिर आगा खान है वो रहीम यार खान भेजती है, बाकी जो है वो कुछ लाहौर बेस्ड है वो लाहौर भेजती हैं, तो वो तो उतना ही टाइम लग जाता है। कोई भी लोकल वहां पे ऐसी लैब नहीं है जैसे लाहौर में, यानी सैंपल कलेक्शन है और उसके बाद वो फिर मेन लैब को भेजते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। यकीन मानिए लाहौर में भी सलमान, लाहौर के अंदर भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। मैंने खुद अपना कोरोना टेस्ट करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेगेटिव हूं, लेकिन वो भी कुछ 7 दिन के बाद रिपोर्ट आ रही है, 7 से 8 दिन के बाद। क्या वजह है कि लोड बहुत ज्यादा, और इंटरनेशनली भी क्या ऐसा ही होता है? नहीं, लाहौर में बड़ी ख्वाहिशें इनकी तरफ से की गई गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अब भी सूरत हाल जो है ना वो खराब दिखाई दे रही है। बड़े टीचिंग हॉस्पिटल जैसे सर्विसेज हैं जना है, वहां पे सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ द टेस्ट जो परफॉर्म किए जा रहे हैं वो 100 से ज्यादा नहीं है। आपने पूरी मैथ स्क्रीनिंग की तरफ जाना है, किसी भी एक अस्पताल भी कम से कम जो सलाहियत है होनी चाहिए थी 4 से 5 हजार। आम दिनों में जो सर्विस अस्पताल में आम दिनों में जो मरीज आते हैं वो कम से कम 7 से 8 हजार आते हैं। बिल्कुल सही। आज पूरी की पूरा कोरोना पेंडेमिक है और आप सिर्फ 100 लोगों के टेस्ट कर रहे हैं, और वो भी जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, कॉमन लोगों के लिए काउंटर नहीं बने हुए बड़े बड़े अस्पतालों में, जिना में, सर्विसेज में, कहीं पे भी अभी भी कोई बेहतर फैसिलिटीज ऑफ टेस्टिंग तो लाहौर में भी मौजूद नहीं है। लेकिन लाहौर में ये है कि लोगों के पास प्राइवेट फैसिलिटीज हैं, 1-2 इनके सेंटर बहरहाल मौजूद है, लोग वहां पे लंबी लाइनों में खड़े होकर टेस्ट करवा रहे हैं। लेकिन जनूबी पंजाब में तो वो भी सहूलत नहीं है, प्राइवेट की सहूलत नहीं। आज जब हम वहां पे गए हैं तो वहां पे बड़े कॉमन सिटीजन शहरी इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि जनाब हमें बताएं, एक तरफ तो आप वो आदमी हो जो दिन रात टीवी पे कहते हो कि कोरोना से बचाएं, कॉमन मैसेज हमारी सपोर्ट नहीं करे, दूसरी तरफ आप हमें बचाएं कि हम कोरोना का टेस्ट कहां से करवाएं। तो फिर हम यही सूरत हाल देख के आ रहे हैं कि कोरोना का तो टेस्ट कराने की सहूलत ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल आपने बताई है सलमान। मैं इसके ऊपर बाकायदा इसको डबल चेक भी करूंगा। आप सही कह रहे हैं क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। ये तो एक ऐसी स्टोरी है और एक हॉलनाक स्टोरी है कि वहां पर तो मामला कुछ और ही तरह के बन गए हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कल इसके ऊपर बाकायदा एक पूरा प्रोग्राम करूं और मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल ये रहीम यार खान है, मुल्तान का निश्तर अस्पताल है, या बाकी DG खान का अस्पताल है, मुख्तलिफ अस्पतालों से डॉक्टर से बात करूं जो वहां पर ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं और उनके मामलात को जाने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान साहब थैंक यू वेरी मच, आप सफर कर रहे थे, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। खैर आफियत से आपका सफर पहुंचे और खैरियत से आप घर पहुंचे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन।
ये सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। हम इसको रिपोर्ट करेंगे, इसके ऊपर मजीद हम बात करेंगे कि जनूबी पंजाब जिसकी सबसे ज़्यादा इस वक्त हमें फोकस करना चाहिए था, वहाँ पर इस तरह का बल्क कितना आ रहा है, पेशेंट्स कितने हैं उन शहरों के अंदर, बाकायदा बात करेंगे कल। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर एक और बड़ा ही अहम मामला, जस्टिस काजी फाइज ईसा केस, वो तकरीबन हतमी मराहल पर पहुंचा हुआ है। उसकी थोड़ी सी क्रोनोलॉजी आपको बताएंगे, कब कब क्या क्या हुआ, और अब हुकूमत के जब जो दलाइल हैं हुकूमती वकील के वो मुकम्मल हो चुके हैं, अब आगे क्या है और आज क्या क्या कुछ हुआ, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस सदारती रेफरेंस वो तकरीबन अपने आखिरी मराहल तक पहुंचा हुआ है और आज उसकी समाअत हुई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस का मामला है, गुज़श्ता बरस जो साल था उसमें शुरू हुआ था और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने बरतानिया में अपनी उन जायदादों को छुपाया है जो मुबैना तौर पर उनकी बीवी और बच्चों के नाम है। इस हवाले से सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया था और रेफरेंस दायर करने की खबर के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को खतूत लिखे थे और पहले खत में उन्होंने कहा था कि जो ज़राए इब्लाग हैं उसमें आने वाली मुख्तलिफ खबरें उनकी किरदार कुशी का बायस बन रही हैं, जिससे मुनसिफाना ट्रायल में उनके कानूनी हक को खतरात का सामना है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदर मुमलिकत से यह दरख्वास्त भी की थी कि अगर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा चुका है तो उनकी नकल फराहम कर दी जाए, क्योंकि मखसूस अफवाहों के बायस मुतवक्के कानूनी अमल और मुनसिफाना ट्रायल में उनका कानूनी हक मुतासिर और अदलिया के इदारे का तशख़्ख़ुस मजरूह हो रहा है। सदर ममलिकत को उन्होंने फिर दूसरा खत लिखा और अपने दूसरे खत में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि उन्होंने लंदन में मौजूद जायदादों से मुतालिक कुछ नहीं छुपाया है, जिस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को 2 रेफरेंसेस में शो कोज नोटिस जारी किए थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा को जारी किया गया पहला नोटिस बरतानिया में अहलिया और बच्चों के नाम पर मौजूद जायदाद जाहिर ना करने के सदारती रेफरेंस पर जाहिर किया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा को जारी किया गया जो दूसरा शोकोज नोटिस था वो सदर ममलिकत आरिफ अलवी को लिखे गए खतूत पर लाहौर से ताल्लुक रखने वाले एडवोकेट वहीद शहजाद भट्ट की जानिब से दायर रेफरेंस पर जारी किया गया था। ताहम ये रेफरेंस बाद में खारिज कर दिया गया था। उसके बाद फिर हमने देखा कि कुछ 7 अगस्त 2019 को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस को अदालत उज़्मा में चैलेंज किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ रेफरेंस ज़ाती तौर पर चैलेंज किया था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ये मेरे खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है, लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि मेरी दरख्वास्त पर फैसला आने तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकी जाए। सदारती रेफरेंस से मुतालिक मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, जिसके तहलील हो जाने के बाद अदालत उज़्मा के 10 रुकनी फुल कोर्ट ने 14 अक्टूबर को समाअत का आगाज किया था। ये पिछले साल की बात बता, उसका फिर सिलसिला जारी अब तक जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अदालती इजाजत के बाद वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया, जिस पर अदालत उज़्मा ने इत्मीनान का इजहार किया। ताहम साथ ये रिमार्क्स भी दिए कि हमारे पास मुकदमा मेरिट पर सुनने का हक नहीं है, इस मामले पर फैसला मुताल्लिका अथॉरिटी करेगी। ये भी एक पहला सवाल उठता है कि क्या ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बजाय FBR की तरफ जा रहा है। साथ ही बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जजेस दूसरे पब्लिक ऑफिस होल्डर से ज्यादा जवाबदेह हैं। अदालत उज़्मा में जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस को चैलेंज करने के लिए जो दायर की गई दरख्वास्त थी उस पर आज समाअत की, जहां तवील समाअत की इब्तिदा में ही अदालत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की गुज़श्ता रोज की पेशकश को कबूल कर लिया। और आज की समाअत में क्या कुछ मजीद हुआ है, इसके लिए मजीद बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी बराए अदालती उमूर हसनात मलिक साहब स्काइप लिंक पर मौजूद है। हसनात साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कुछ चीज़ा मैंने चीज़ें बताई, ये बताइएगा कि वो क्या, पहले तो ये बताइएगा कि आज की जो समाअत हुई उसमें क्या कुछ हुआ, क्या रिमार्क्स रहे मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की जानिब से, जो अदालती जो हुकूमती वकला थे उन्होंने क्या दिया, अपने दलाइल क्या दिए और क्या दलाइल हुकूमती वकील के मुकम्मल हो चुके हैं। जी बिल्कुल, फ़रूक नसीम साहब ने आज अपने दलाइल सारे कंप्लीट कर लिए और लेकिन जो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो बीवी सरीना ईसा हैं उन्होंने अपने एक्सप्लेन की मनी ट्रेल बताई कि किस तरह उन्होंने ये प्रॉपर्टीज़ दी, 3 प्रॉपर्टीज़ जिनका जिक्र था, क्योंकि बार बार एक ही बात आती थी कि जी मनी ट्रेल देने आज ही केस ख़त्म हो जाएगा ये, तो वो बेसिकली उन्होंने आज एक कोशिश की और काफ़ी हद तक वो कामयाब रही, क्योंकि जजेस ने कहा कि वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड जिस तरीके से आपके पास मटेरियल है, कि आपके पास सोर्स था
क्योंकि उन्होंने बताया कि तकरीबन ये कुल तीनों प्रॉपर्टी की मालियत है 7,50,000 पाउंड इसकी मालियत है, जिसमें से बैंकिंग ट्रांजेक्शन से पाकिस्तान से पैसा जो है वो 7 लाख पाउंड जो है वो 2003 से 2013 के दरमियान गया है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 2009 से पहले जब जस्टिस काजी फाइज साहब वकील थे उस वक्त 6 लाख पाउंड जो है वो पहले ट्रांसफर हो चुका था उनकी, और वो सारा कुछ जो ट्रांसफर हुआ है वो उनकी दोनों अकाउंट से हुआ है, यानी उनकी बीवी के अकाउंट से जस्टिस काजी फाइज साहब की। तो उन्होंने ये जो मोटी मोटी चीज़ें बताई, इसमें ना कोई कतरी लेटर है ना कोई वो रसीदें हैं, सीधा सीधा बैंकिंग था मामला। तो अब देखें क्या होता है मामला। अब कल जो है वो रिबटल मुनीर मलिक ने अपने दलाइल देने हैं कि भाई वो क्या आप इसमें मेरिट में फैसला लेना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। ठीक, आज की समाअत में क्या कुछ बातें हुई? जब आगाज हुआ तो उसके बाद कौन पेश हुआ, यानी कि उसकी जो क्रोनोलॉजी थी वो जरा प्लीज बयान कीजिएगा। देखिए, आज तो फरोग नसीम साहब ने ही सारे अपने दलाइल दिए और उनका यही कहना था कि जो है वो कोई बदनीति नहीं है इसमें गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट के रेफरेंस में जो फाइल किया है, और सीधे हमने जो कुछ भी किया है वो कानून के मुताबिक किया है। और वो हसरत वो पॉइंट्स क्या थे जिसकी बुनियाद पर वो ये साबित कर रहे थे कि इसमें बदनीयती नहीं शामिल है? देखिए, वो यही कह रहे थे कि जो फैक्ट्स बताए गए हैं, जिस तरह बताया गया कि फैज़ाबाद का धरना है, तो फैज़ाबाद का धरना का जो फैसला है उसमें तो रिव्यू अभी तक जारी है। हमने कोई ये नहीं कहा कि ये जज साहब ना बैठे हैं उसमें, और इसके अलावा मतलब जो एलिगेशन हम पे लगाए थे वो उसका वो जवाब दे रहे थे, और इसके अलावा मुख्तलिफ वो जजमेंट साइड कर रहे हैं इंटरनेशनल और लोग पाकिस्तानी कोर्ट के, जिसमें वो ये कह रहे थे कि बदनीति जो है वो इस मामले में नहीं आती। लेकिन जजेस का ये कहना था कि जी क्यों एहतसाब के नाम पे जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो हैवक क्रिएट हो चुका है, और इस पर हम एक बहुत बड़ा मतलब जजमेंट लिख रहे हैं कि जो कुछ मुल्क में अकाउंटेबिलिटी के नाम पे जो कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद ये भी बात हुई कि आप गवर्नमेंट बहुत विजिलेंट है और वो जजेस को देख रही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस या उनका इशारा था कि अकाउंटेबिलिटी बोर्ड के जज अरशद मलिक, जिनका कंडक्ट बड़ा मतलब अनक्वेश्चनेबल था और वो सारा कुछ वो लॉ मिनिस्ट्री के अंडर काम कर और उनको डिफेंड करती रही गवर्नमेंट, तो ये क्या तजाद है? तो ये चीज़ें बड़े संगीन मतलब सवालात उठे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के कंडक्ट के हवाले से। और मेरा ख्याल है कि जो एपेक्स कोर्ट है उनको काफ़ी कंसर्न है कि जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के हवाले से जो कुछ मामला चल रहे हैं, सियासतदानों को अंदर डाला जा रहा है, सिलेक्टिव लोगों को अपोजिशन के और ये वो, तो ये मेरा ख्याल है अपोजिशन के लिए एग्जीक्यूटिव के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं होगा कि टॉप कोर्ट आपकी जो है वो मुतमईन नहीं है और आगे जो है वो इस किस्म के फैसले आ सकते हैं जिसमें जो है ये चीज़ें हों कि भाई जो अकाउंटेबिलिटी है वो नहीं है, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, इंजीनियरिंग है। तो ये बहुत मतलब मेरा ख्याल है कि डेंजरस होगा इनके लिए, हुकूमत के लिए, खासकर। अच्छा, इसमें हसन साहब आज जब जैसे काजी फाइज साहब की अहलिया ने बयान वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड करवाया तो उस पर रिमार्क्स दिए अदालत उज़्मा ने कि हमारे पास मुकदमा मेरिट पर सुनने का हक नहीं है, इस मामले पर फैसला मुतल्लिका अथॉरिटी करेगी। यानी ये सुप्रीम जुडिशल से काउंसिल से मामला FBR की तरफ जाता नजर आ रहा है आपको? देखिए, मामला नहीं, मेरा ख्याल है कि ये एक जज की ओपिनियन थी जस्टिस बंदयाल साहब की। अब देखें, अब उसमें सारे क्योंकि 10 जज बैठे हैं जी जी। कल असल में इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें क्या फैसला होगा, लेकिन पिटिशनर जज जो हैं जस्टिस काजी फाइज साहब, उनकी जो लीगल टीम है वो चाहती है कि मेरिट पे फैसला है, चाहे हमारा डिसमिस हो चाहे वो जो भी हो। तो ये देखें, अब कल लग ये रहा है कि वो फैसला होगा, उसके बाद वो देखें कि क्या फॉरवर्ड खुद ट्रांसफर करते हैं या कहेंगे कि FBR खुद इंडिपेंडेंटली प्रोसीड करे। जैसे काजी पैसा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जब ताल्लुक नहीं होगा तो फिर कैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जाएगा, क्योंकि जब ताल्लुक एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो ये बातें हैं। बाकी जो ये भी एक जो बार बार अदालत की तरफ से है कि ये अगर बदनीति साबित होती है सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो ये भी एक बड़ा बहुत सारी प्रेसिडेंट है 1960 से एक जूरिस्प्रूडेंस है कि जब अल्टीरियर मोटिव बदनीति साबित हो तो वो जो काम होता है वो सारा ही उसकी जो इमारत है वो गिर जाती है। अच्छा, इसमें जो हुकूमती वकील है उन्होंने क्या सिर्फ जुबानी दलाइल दिए, कुछ शवाहिद भी पेश किए वहां पर?
देखिए उनका जो केस है उन्होंने तो डिफेंस देना है कि पिटीशन का कि ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने कॉग्निजेंस ले लिया, शोकॉज जारी कर दिया। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इख्तियार है, आपका सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस मामले में देखे। फिर उनका ये था कि पब्लिक सर्वेंट है जज, और जज को जो है वो उसी तरह ही उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसका क्लोज प्रॉक्सिमिटी का असूल बताया गया कि कुर्बत का असूल जो अपनी फैमिली के साथ, और फैमिली की हर वो काम का वो जवाबदेह होगा पब्लिक सर्वेंट। अगर बीवी के नाम से कोई बड़ी प्रॉपर्टी निकल आती है तो वो पब्लिक सर्वेंट जवाबदेह होगा, इसी तरह जज जवाबदेह होगा। लेकिन आज की जो स्टेटमेंट थी सरीना ईसा की, उसके बाद मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें मतलब उन्होंने जैसे कहते हैं टर्न द टेबल, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। अब नहीं लगता कि वो उस तरह गवर्नमेंट का केस स्ट्रांग है जो पहले हो। मे भी इसमें बातें हो सकती हैं किस तरह की जी जो सोर्स है उनका कैसे। देखिए मामला तो सब जुडिस है, अभी जाहिर है जो भी फैसला होगा वो तो अलग बात है, उसको साइड पे कर दिया जाए। लेकिन आपका जाहिर है तजुर्बा है, ये किन पॉइंट्स पर आप कह रहे हैं कि केस ट्विस्ट हो गया है? देखिए मसला ये है कि केस तो पहले भी बड़ा मसला था। केस में उन्होंने कहा था कि आपने जो डॉक्यूमेंट लिए हैं वो किस तरह लिए हैं, सर्विलेंस का इल्ज़ाम था, जासूसी का इल्ज़ाम था। इसके अलावा दूसरा ये था कि जी बदनीति थी कि आपने एक जज को टारगेट किया, उसके फैसले के बाद एग्जीक्यूटिव ने उसको किया। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो साबित हो जाएं तो उसमें मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट और जो पिटिशनर जज हैं उन्होंने अपना केस बड़ा बनाया। फिर पाकिस्तान की सारी बार बड़ी उनके दोनों धड़े जो बारों के वो सारे मतलब इसमें जस्टिस काजी फाइजा की सपोर्ट में आए पिटिशन की। तो ये चीज़ थी कि वो जो मेला फाइट का जो उनका मामला था वो बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरा ये है कि वो अदालत को बार बार कहना था कि कौन सा कानून है जो जस्टिस काजी फाइजा ने तोड़ा है जिसपे आप कहें कि जी इस पर मिसकंडक्ट हो। अगर वेल्थ स्टेटमेंट कहाँ लिखा हुआ है कि बीवी जो इंडिपेंडेंट हो, टैक्स पेयर हो, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो जो है वो पिटिशनर जज पे पाबंदी थी कि वो उसने जो है वो डिस्क्लोज करनी थी, ये जरा बताएं। तो 116 की सेक्शन की वायलेशन पे जो उनका केस था वो तो मेरा ख्याल है उस पर तो वो उतना नहीं। फिर उनका ये गवर्नमेंट का केस था कि मनी ट्रेल दे दें, मनी ट्रेल दे दें, पैसे बता दें, आज बता दें कैसे सोर्स है। तो मनी ट्रेल तो आज उन्होंने तकरीबन ये तो एक्सप्लेन कर दिया है कि सारा पैसा जो है वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन से गया, बैंकिंग चैनल से गया है, और बहुत तकरीबन 6 मिलियन 7 में से 6 मिलियन उस वक्त गया जब वो वकील थे, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे। और आपको ये भी पता है कि उनकी एक साल की आमदन जो थी 2008-9 में 3 करोड़ 70 लाख। तो वो मतलब ये वो चीज़ें हैं जिससे चीज़ होती है कि कोई करप्शन का वो चीज़ें एलिमेंट तो आप नहीं कर सकते कि एज ए वकील के होने पे जो उनका कंडक्ट या जो भी चीज़ें 10 साल से पहले आप रिकॉर्ड भी नहीं दे सकते। तो ये वो चीज़ें हैं। तो क्योंकि अगर नवाज शरीफ और इन चीज़ों पे आई तो वो तो 93 में जब उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे या जो भी मुख्तलिफ अखबार में रहे। अच्छा, कल जो आने वाला दिन है उसमें प्रोसीडिंग में क्या एक्सपेक्टेशन है? कोई मुख्तसर फैसला महफूज होगा या आगे कुछ होगा? और ज़ाती तौर पर ओपिनियन क्या है, क्योंकि जब मामला बैंकिंग ट्रांजैक्शन तक जा रहा है तो जाहिर है एफबीआर को इन्वॉल्व तो करना ही पड़ेगा। देखिए बात यह है कि वो आज उन्होंने सरीना ईसा ने कहा कि मुझे ट्रीट करें आम आदमी के लिए। आम आदमी के लिए यह है कि जब 6 साल से एक मामला जो है पुराना हो जाए तो एफबीआर भी कोई नहीं पूछ सकता। फिर बात यह 10 साल से पुराना हो तो आप रिकॉर्ड भी नहीं लेते। कानूनी तौर पर उनका केस बहुत स्ट्रांग है। इखलाकी तौर पे भी आज उन्होंने ये कर दिया कि अपना वो मनी ट्रेल दे दी। याद रखिए यहाँ कोई कतरी लेटर नहीं आया या कोई इस किस्म की नहीं आई, मतलब मादरत के साथ जिस तरह इमरान खान साहब ने भी बनी गाला की मनी ट्रेल दी, लेकिन वो पीस मील में दी। कभी एक डॉक्यूमेंट आता था, कभी एक आता था। यानी ये जो मनी ट्रेल दी गई असना साहब ये प्रॉपर सीधी मनी ट्रेल थी। अभी दी नहीं जिस तरह हम कहें कि डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाया, लेकिन वो जब स्क्रीन से वो चीजें जो जुबानी दिखाई उससे तो उन्होंने वादे कहा कि भाई ये वो मेरे 2 अकाउंट हैं, इनसे ये पैसा जो है मद में पैसा गया है। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने कोई कतरी लेटर या कोई इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। तो ये मेरा ख्याल है उनकी मॉरल थोड़ी सी विक्ट्री हुई है। लेकिन अभी भी बहुत सा मामला है कि सोर्स पे बात हो सकती है। गवर्नमेंट कल देखें इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेगी। आज उन्होंने इस चीज़ पे सर जोड़े होंगे कि किस तरह इसको करना, क्योंकि वो गवर्नमेंट भी देख रही है। तो अभी क्या पता गवर्नमेंट कोई ऐसे नुक्ता निकाल ले कि कोई नई चीज़ आ जाए। लेकिन आज तक तो यही परसेप्शन गई है जो बार में वकीलों में, वो ये है कि जस्टिस काजी फाइजा की मॉरल विक्ट्री हुई है। लेकिन अब कितना उसका फायदा होगा केस पे, वो क्योंकि वो कल अब उससे पता चलेगा कि वो किस तरह जाता है मामला और गवर्नमेंट क्या उस पर
बताती है। बिल्कुल ठीक। हसनात साहब, थैंक यू वेरी मच सर। हसनात साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। बहुत बहुत। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद ज़रा भारत चीन तनाज़े की बात करते हैं। ये इस पूरे खित्ते के जो सिफारती खद्दोखाल है और जो सिफारती अतराफ़ हैं उसको बदलने का शाखसाना बनता हुआ नजर आ रहा है। एक ब्रेक के बाद इसका ज़रा मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे और तफसीली तज्ज़िया लेंगे इसका एक ब्रेक के बाद। भारत और चीन की सरहदें हिमालय में मिलती हैं और इन दोनों ममालिक में तवील अरसे से एक सरहदी तनाज़ा जारी है और अभी हालिया जो सूरत हाल बन रही है इस तनाज़े ने बहुत शिद्दत इख्तियार कर ली है। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद करते रहते हैं। चीन भारत के शिमाल मशरकी इलाके में 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का दावा करता है। अलबत्ता भारत का कहना है कि चीन ने मगरबी हिमालय में उनके 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया हुआ है। इस सरहदी तनाज़े पर दोनों ममालिक के मुतल्लिका हुकाम ने 20 मरतबा मुलाकातें भी की थी, लेकिन कोई भी अहम पेशरफ नहीं हो सकी थी। मई से अब तक दोनों जोहरी ताकतों के हामिल मुल्कों के दरमियान बहुत शदीद तनाव जारी है। हजारों फौजी दस्ते आमने सामने आ चुके हैं। इस पर माहिरीन ने यह भी इंतबा जारी किया था कि किसी भी किस्म की महाजराई खित्ते में एक बड़े बहरान को जन्म दे सकती है। 9 मई को भारतीय और चीनी फौजी एहलकारों के दरमियान झड़प में हाथापाई हुई थी और दोनों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया था, जिससे कई फौजी जख्मी भी हुए थे। इसके अलावा दोनों ममालिक में सरहदी तनाज़े की वजह से 1962 में जंग भी लड़ी जा चुकी है। चीन भारत के शिमाल मशरकी रियासत आंध्र प्रदेश पर अपना हक तस्लीम करता है क्योंकि वहां तिब्बती नस्ल के अफराद की आबादी ज्यादा है। हालिया कशीदगी के हवाले से मुबसरीन का यह कहना है कि भारत और चीन के दरमियान हिमालयी जो सरहदी तनाज़ा है इस पर कशीदगी भारत की नई सड़कों और हवाई जो पट्टियां हैं उनकी तामीर की वजह से सामने आई है। चीनी वजारत खारजा ने गुज़श्ता हफ्ते ही बयान में कहा था कि सिफारती और फौजी ज़राए के जरिए मौसर रवाबित की बदौलत हालिया सरहदी तनाज़ा हल करने पर इत्तेफाक हो गया है। ताहम इसके बावजूद 17 जून को एक झड़प के नतीजे में जहां एक गोली भी नहीं चली, लेकिन उसके नतीजे में एक अफसर समेत 3 फौजियों की हलाकत का ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में भारतीय फौज ने 20 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी। ये जो डेवलपमेंट हुई उसके बाद आज 2 अहम डेवलपमेंट हुई हैं कि इंडिया बाउंड्री पर लद्दाख में जो झड़प है उसमें 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद के 2 रोज बाद चीन और भारत के दरमियान वज़राए खारजा के माबैन फोन पर राब्ता हुआ है और टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों वज़राए खारजा ने मुतनाज़े हिमालयाई जो सरहद है उस पर अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए मौजूदा जो 2 तरफा मुआहदे हुई उसकी पासदारी पर इत्तफाक किया है। दूसरी ये अहम डेवलपमेंट हुई है कि नेपाल की कौमी असम्बली ने नया नक्शा मंजूर कर लिया जिसमें भारत के ज़ेरे कब्जा इलाके को अपनी हुदूद का वाज़े हिस्सा दिखाया गया है। नए नक्शा जो है मुतनाज़ इलाका जो काला पानी है, लेपुलेक है और लंपियाधोरा है वो शामिल है। जो तीसरी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की LOC है और भारत भी वहां लगातार हजारों बार इसकी खिलाफ वर्जी करता जा रहा है, आज भी की है। भारत ने अपनी मजमूम जो तौसीफ़ पसंदाना हिकमत अमली है उस पर 4 हमसाया ममालिक पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश के साथ सरहदों पर अब छेड़छाड़ शुरू कर रखी है। भारत को अपोजिशन और अवाम की जानिब से शदीद रद्द अमल का सामना है और वो रद्द अमल ये है कि खामोशी, एक सन्नाटा पड़ा हुआ है कि इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। भारत इसको खुद तस्लीम कर रहा है कि 20 से ज़्यादा फौजियों की हलाकत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो चीनी अशिया है उसका बाइकआउट नहीं किया जा रहा और इसके ऊपर #बाइकआउट मेड इन चाइना बाकायदा एक टॉप ट्रेंड बना और आज सारा दिन इसके ऊपर मुख्तलिफ चैनल जो भारतीय चैनल उसके ऊपर गुफ्तगू होती रही, लेकिन ना तो नरेंद्र मोदी इसके ऊपर बात की, ना ही किसी सीनियर अफसर ने बात की। आइए जरा इसके लिए तज्जिया लेते हैं। माहिर दिफाई और अस्करी अमूर जनरल टायर खालिद नईम लोधी साहब मौजूद है। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, बड़े मशकूर है सर हम आपके, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। जनरल साहब, एक तरफ नेपाल का नक्शा पास होना, दूसरी तरफ भारतीय फौजियों का मरना, तीसरी तरफ पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ जारी रखना, फिर बांग्लादेश फैक्टर, ये हालात भारत को मजबूर कर रहे हैं या फिर भारत खुद इसमें इन्वॉल्व हो रहा है? देखें, भारत के पर 2 प्रेशर थे जी। जो तो खैर ये जो मामला हुआ है लद्दाख वाला, इसमें तो सिंपल अब ये समझ लें कि इनकी अंडर एस्टिमेशन थी कि क्या रिएक्शन आएगा चाइना की तरफ से। शरारत तो सारी भारत की अपनी थी। जो अभी आप बात कर रहे थे कि वो सड़कें तामीर कर रहा था और बिल्कुल LAC के साथ साथ जा रहा था। फिर आपको पता है कि दौलत बेग एक जो उनका बेस है जहाँ सिर्फ एक बटालियन थी, वहाँ एक ब्रिगेड बेस, वहाँ पर जहाज़ों का अड्डा, फिर मजीद पक्की सड़क और फिर ये सारे काम वो कर रहे थे। इनको हम फौजी ज़ुबान में सलामी टैक्टिक्स कहते हैं, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता कोई काम करना ये सोच कर के आगे से कोई रिएक्शन नहीं आएगा।
तो एक तो जो रिएक्शन आया उसमें सुबकी हुई उनकी, उसके बाद जब इन्होंने कोशिश की अब कोई जगह वापस लेने की या कुछ, उसमें जो डबल सुबकी हुई वो भी आपके सामने। जो मैं दो प्रेशर्स की बात कर रहा था, एक तो इंटरनल प्रेशर है, जब आप अपने इलेक्शन के दौर में ऐसे वादे करें जो कि पूरे होने मुमकिन ना हो और आप कोशिश करें उनको पूरा करने की। देखें, ये कागज़ों पर 370 ख़त्म कर देना, 35A ख़त्म कर देना, ये तो आसान है। पता तो तब चलेगा ना जब वो कश्मीरी भी जो कि थोड़ा बहुत आपका साथ देते थे वो भी मुतनफ़र हो गए। 100% आपने कश्मीरियन को अपने खिलाफ कर लिया, तो जो उसका वो नतीजा निकलना है। तो फिर सिटीजन एक्ट एक और इन्होंने ब्लंडर किया और इस किस्म की चीज़ें। एक प्रेशर और भी है मेरे भाई, और वो है अमेरिकन प्रेशर, जो कि सामने नज़र नहीं आता। अमेरिका ने अपना हलीफ बनाया भारत को, इस खत्ते में स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया। काफ़ी सारे उनके साथ उनके मुआहदे हैं, लॉजिस्टिक का मुआहदा है, इंटेलिजेंस शेयरिंग का मुआहदा है, इंटरऑपरेबिलिटी का एक मुआहदा होता है, एक दूसरे की तनसीबात यूज़ करने का मुआहदा, तो बेशुमार मुआहदे हैं। और बुनियादी तौर पे इस इलाके में भारत को पुलिसमैन बनाने का मेन मकसद ही है कि वो बुलवाक साबित हो या रोके किसी तरीके से चाइना को कि वो जो एक इकॉनमी के ज़ोर पर अपना फैलाव बढ़ा रहा है अपने नेबर्स के साथ, और CPEC और BRI को फैला रहा है, उसको रोकें। तो पहले तो अमेरिका ने कोशिश की भारत उसकी कोई मदद करे अफगानिस्तान में, जो कि भारत से कुछ नहीं हो पाया। सही। अब वो ये भारत दिखाना चाह रहा होगा कि भाई मैं एक सुपर पावर का हलीफ हूँ, तो कम अज़ कम मुझे कुछ तो शो तो करना है ना। वो शो करने के चक्कर में जो रही से साख थी वो भी खो दी। और अब जो वो आखिरी ब्लंडर करने की अगर उसने हमाकत की, जो कि आपने इंडिया भी दिया है कि शायद पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की सरहद पर, क्योंकि अब गिलगित बल्तिस्तान की तरफ तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो जिस किस्म की मूव की है ना चाइना ने, जी, तो अभी सियाचिन की तरफ बड़ा मुश्किल है उसकी रसद का जाना, और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाना तो वो तो भूल जाए। और CPEC तो महफूज हो गया कम से कम नॉर्थ एरिया की तरफ से जी। लेकिन यस, आज़ाद कश्मीर पे वो अपना गुस्सा निकाल सकता है, इसलिए कि अगर वो नेपाल पे गुस्सा निकाले तो दुनिया और भी थू थू करेगी कि भाई एक ऐसे मुल्क के ऊपर तुम चढ़ दौड़ने की कोशिश कर रहे हो जो कि छोटा सा मुल्क है, ना उसकी इतनी फौज है ना कुछ है। तो फिर वो जो चीज़ अपनी सुबकी को मिटाने का एक ही रास्ता उसको नज़र आता है, वो ये कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, कोई ऐसा काम करने की कोशिश करे। और ये मेरा ख्याल है उसका आखिरी ब्लंडर होगा, और इस ब्लंडर के बाद उसका शायद वजूद ख़तरे में पड़ जाए, उसका कद इतना छोटा हो जाए कि दुनिया उसको पूछना बंद कर दे। और मेरा ख्याल है कि ये सारे काम जो करवा रहा है ये कुदरत की तरफ से है, और ये जो शहीदों का खून है, जो कश्मीरियों की कुर्बानी है, उनके सदक़े में है। और मुझे लगता है ये जब आखिरी ब्लंडर करेगा तो उसका नतीजा कश्मीर की आज़ादी निकलेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये जो नेपाल का मुतनाज़े इलाके हैं नए नक्शे में जो उन्होंने ऐड किए हैं, इसका क्या बेनिफिट है या इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और इसका स्ट्रेटेजिकली या सिफारती इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, वो तो साफ ज़ाहिर है कि जब आप क्लेम करें, इतना बड़ा मुल्क क्लेम करे कि ये इलाका मेरा है, और एक छोटा सा मुल्क आगे से खड़ा हो जाए और कहे कि आपका किधर से हुआ, 100% वोट से पहले लोअर हाउस ने पास कर दिया, आज अपर हाउस ने पास कर दिया, और चाइना उनकी हमायत करता है और पाकिस्तान उनकी हमायत करता है, और सारे मुल्क समझते हैं कि भी ये सही है। एक मुतनाज़ा इलाका था और वो चला आ रहा था मुतनाज़ा, उस पर दोनों मुल्क हिंदुस्तान और नेपाल आराम से अपना गुजारा कर रहे थे। उसको ये क्या ज़रूरत थी हिंदुस्तान को कि ये कज़िया खड़ा करता। तो ये जो कज़िया खड़ा किया नेपाल के साथ, जब भूटान और चीन का प्रॉब्लम हुआ उसके अंदर भी कूद पड़ा, बांग्लादेश की बात आपने कर दी, और अभी आप श्रीलंका को भूल गए। वहाँ भी क्योंकि चीन ने वहाँ पर कुछ किया है तो उसकी भी मुखालफत वो कर रहे। पाकिस्तान के साथ तो उनका खैर है ही है। तो मेरा ख्याल है कि सुबकी दर सुबकी जिसको कहते हैं ना, कैस्केड ऑफ मिस्टेक, जी हाँ बिल्कुल। वो चल रहा है। और जैसे एक किसी ज़हीन आदमी ने कहा था कि जब दुश्मन गलतियां कर रहा हो तो उसको टोकिए मत। तो मेरा ख्याल है कि करने दीजिए, और वो हर गलती के बाद वो छोटा होता जा रहा है, और देखते हैं कि कहाँ जाके ये मामला खत्म। अच्छा सर, ये इंडिया को ये एक हैशटैग बाइकॉट मेड इन चाइना, यानी कि चीनी जो अशिया है उनका बाकायदा तौर पर बाइकॉट किया जाए, और उसके ऊपर बड़ा टॉप ट्रेंड चल रहा है। बहुत रिपोर्टिंग हुई इसके ऊपर, आज सारा दिन टेलीविजन चैनल के प्राइम शोज के अंदर यही बातें होती रही। इंडिया ऐसा करने का मुतहम्मिल हो सकता है इस सिचुएशन में? अब
देखिए, जब आप आवाम और मार्केट्स की बात करते हैं तो मैं तो खैर इतना इसमें शुभ-बुद्ध नहीं है, लेकिन एक बात जो आम तौर पे मशहूर है, जिसका हम सबको मालूम है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। कि अगर तो आपके पास कम्पिटिटिव एशिया वो मौजूद है, मिसाल के तौर पे एक चाइनीज जूता अगर 10 रुपए का मिलता है ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आपके मुल्क में जूता 10 रुपए का नहीं बन सकता, तो तब आप कैसे लोगों को रोकेंगे चाइनीज जूता लेने से? तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे ज़बरदस्ती और ढोंग से या धौंस से जो है इन पर अमल नहीं करवाया जा सकता। तो ये खाम खा का एक वो ट्रेंड तो ठीक है, और ये यानी अवामी प्रेशर है, बेसिकली अवामी प्रेशर है गवर्नमेंट का, पर गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही इसके ऊपर। जी, अवामी प्रेशर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अवाम भी प्रेशर इस पे हैशटैग पे डाल रहे होंगे, लेकिन जब खुद खरीदने जाएंगे तो वही चीज़ खरीदेंगे जो सस्ती अवेलेबल है, जो अच्छी अवेलेबल है मार्केट में। और गवर्नमेंट, जैसे आपने कहा, इस बात की मुतम्मल इसलिए नहीं हो सकती कि उनका जो ओवरऑल बैलेंस है वो पहले भी कोई अच्छा नहीं है, और मजीद अगर और ख़राब हो गया किसी भी वजह से तो उसमें प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। तो जो चीज़ें चीन से आती हैं, जो चीज़ें सिर्फ चीन ही बनाता है, तो वो फिर ये क्या करेंगे उस सिलसिले में? सर, गवर्नमेंट सिर्फ इस सिलसिले में ही खामोश नहीं है, गवर्नमेंट तो हर लिहाज से खामोश है, अगर आप देखें। जी हाँ, बिल्कुल। सुबकी तो शदीद हुई है। सर, अगर हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट ना करें भारत को, हम ये देखें कि अगर पॉजिटिवली कि शायद कुछ आतराना चाल हो कि आप चीन के साथ भी छेड़छाड़ी शुरू कर दी आपने, नेपाल के साथ भी कर दी, बांग्लादेश के साथ भी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ भी कर रहे हैं, कोई सरहद छोड़ नहीं रहे हैं, इसके पीछे पॉजिटिवली अगर देख लें, लाइक उनको अगर समझदार समझ लिया जाए मुल्क और अच्छी सफारतकारी जाए, तो कोई पॉइंट नज़र आता है कि हाँ शायद ये करना चाहता हूँ। जी, एक बहुत बड़ा पॉइंट नज़र आता है सर, और वो ये कि खासकर चीन के साथ जो पंगा है, उसमें जो पॉइंट नज़र आता है वो ये है कि वो हथियार जिनके ऊपर पाबंदी है और अमेरिका हर किसी को नहीं देता, जी वो अब लिए जा सकते हैं। और भी जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनको कहा जा सकता है कि देखिए ये हमारे साथ क्या हो रहा है, तो इसलिए है कि हम प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं है। जी, तो वो मदद जो है ना उनको हासिल हो सकती है, और हो सकता है कि फिर किसी छोटे मुल्क के खिलाफ कोई थोड़ी सी कार्रवाई करके अपने अंदरूनी तौर पे हालात को ठीक करने की कोशिश करे। लेकिन मुझे जो नज़र आता है वो दो ही बातें हैं, एक ये कि अपने आप को शो करना हलीफ अमेरिका का कि देखिए हम आपकी खातिर कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि अब चूंकि कुछ करने के काबिल नहीं है तो आप हमारी मदद कीजिए ताकि कर सकें। बहुत अच्छे सर, बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस आपने दिया, बहुत शुक्रिया सर, हमेशा आप हमारी रहनुमाई, बहुत मशहूर है सर। हम आपके इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना गिरदोनवा का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।